हाय फ्रेंड्स, मैं जागेश्वर कुमार समृद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो बैच के सीरीज में मैंने पिछले कक्षा में प्राचीन इतिहास के टॉपिक्स की चर्चा मैंने किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में प्रत्येक टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तो आइए दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास के पहला टॉपिक प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों, जो तमाम बातें आपको स्क्रीन पे लिखी हुई है उससे आप अवगत हैं या आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध होगा, जो भी किताबें उपलब्ध होगी, उसमें उन तमाम बातों का जिक्र किया हुआ है। लेकिन आवश्यकता है कि हम किसी भी विषय वस्तु को कैसे पढ़ें, किसी भी विषय वस्तु को कैसे अध्ययन करें ताकि उसका समग्र जानकारी हो और एक सार रूप में हम उसके बारे में पूरा जानकारी हासिल कर सकें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उन तमाम बातों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से कैसे करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जो लिखा हुआ इतिहास। तो इतिहास क्या है? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इतिहास हम किसे कहेंगे। तो दोस्तों, कालक्रमिक विवरण, जो कालक्रमिक विवरण है उसे ही इतिहास कहा जाता है। मतलब क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। जब आपको किसी भी चीज़ के कालक्रमिक विवरण प्राप्त होता है, कालक्रम का आपको विवरण मिलता है, तो इसका मतलब वो इतिहास है। और दोस्तों, इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस को माना जाता है। कभी कभी सवाल पूछ देता है कि इतिहास के पिता कौन हैं, तो कौन? हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। दोस्तों, जो इतिहास है, इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है वो मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक के जो काल होता है, मानव की जब से उत्पत्ति हुई तब से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक के काल को, ड्यूरेशन को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य हम लोग को उपलब्ध नहीं मिला है। तो प्रागैतिहासिक काल का जो भी विवरण या जो भी जानकारी हम लोग को मिलता है वो पुरातत्व से मिलता है, पुरातत्व अवशेष से मिलता है। इसमें जो प्रागैतिहासिक काल को खोजने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों, उस डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। आप ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर प्राइम रोज, उनको प्रागैतिहासिक काल के खोज का श्रेय दिया जाता है, शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। प्रागैतिहासिक काल से एक पुस्तक संबंधित है जिसका नाम है प्री हिस्टोरिका इंडिया। प्री हिस्टोरिका इंडिया ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित पुस्तक है। और जो प्री हिस्टोरिका इंडिया है, अब सवाल उठता है कि प्री हिस्टोरिका इंडिया के लेखक कौन हैं? तो उसके लेखक है स्टुअर्ट पिगट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ प्रागैतिहासिक काल के से संबंधित 3-4 बातें हमने जाना। पहला कि प्रागैतिहासिक काल का कालक्रम क्या है, तो मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक के काल को प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, नंबर 1। दूसरी बार, प्रागैतिहासिक काल की जो जानकारियां हैं वो हम लोग को पुरातत्व अवशेष से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात कि प्रागैतिहासिक काल को खोजने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। चौथी बात कि प्री हिस्टोरिका इंडिया जो है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। 5वीं बात कि जो प्री हिस्टोरिका इंडिया जो है उसके लेखक स्टुअर्ट पिगट हैं। तो प्रागैतिहासिक काल से ये 5 बातें आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो इतिहास का दूसरा जो वर्गीकरण है दोस्तों, वो है आद्य ऐतिहासिक काल। तो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की विशेषता यह है दोस्तों कि यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य था ही नहीं।
आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो हमें मिला, लेकिन उसको पढ़ पाना मुश्किल था, उसको पढ़ा नहीं गया है। और तीसरा जो ये वर्गीकरण इतिहास का है वो ऐतिहासिक काल, यानी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व से आगे का जो समय होता है उसे हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो सिंपली एक क्वेश्चन आपसे कालक्रम को लेकर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे आपको ध्यान में रखना अनिवार्य है। आगे दोस्तों कुछ टर्मिनोलॉजी का वर्णन मैंने किया है, कुछ पदों का वर्णन मैंने किया है। एग्जामिनेशन में टर्मिनोलॉजी से सीधा सीधी प्रश्न बन जाता है। अब सीधा सीधी प्रश्न बन जाता है तो उसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए, और यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है दोस्तों। तो पहला आप देख रहे हैं मुद्रा शास्त्र। तो सिक्कों का अध्ययन ही मुद्रा शास्त्र कहलाता है। सिक्कों, क्वाइंस, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है, और मुद्रा शास्त्र को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में मुद्रा शास्त्र के जगह पे आपका न्यूमिस्मेटिक्स भी पूछा जा सकता है। तो दोनों एक ही बात है दोस्तों। यहाँ पे सिक्कों के अध्ययन में एक सिक्का आता है दोस्तों जिसको कहते हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के क्या है? तो उत्कीर्ण चिन्ह वाले, जो उस पर चिन्ह उकेरा गया है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहते हैं। जो पंचमार्क क्वाइन जो होते हैं उसी को ही आहत सिक्के बोला जाता है। फिर एक दूसरा टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं दोस्तों, अभिलेख शास्त्र। तो उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन, जो लेख मिला हुआ है, उकेरा हुआ जो लेख मिला हुआ है, उसके अध्ययन को हम लोग अभिलेख शास्त्र कहते हैं। फिर पुरालेख विद्या, शिलालेखों का अध्ययन, शिलालेख जो चट्टानों पे जो लेख हैं उसका अध्ययन को, उसके अध्ययन को हम लोग पुरालेख विद्या कहते हैं। फिर अगला टर्म है दोस्तों पुरालिपीय विद्या, मतलब लिपियों के विकास का अध्ययन। जो लिपि हम लोग पढ़ते हैं जैसे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, तो इस तरह के जो लिपि है, तो लिपियों के विकास के अध्ययन को ही हम लोग पुरालिपीय विद्या कहते हैं। ये आपका कुछ टर्मिनोलॉजी था जिसे बिल्कुल आपको ऑन टंग होना चाहिए। सीधा सीधी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला है दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आखिर प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझा जा सकता है? तो उसमें धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। तो ये आपके 4 सोर्सेज हैं, धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी विवरण। तो इनसे हमको प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में सहायता मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। आगे दोस्तों यहाँ एक पुस्तक का नाम आप देख रहे होंगे, राजतरंगिणी, जिसे कल्हण द्वारा रचित किया गया है। ये प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीन भारत से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन सा है? तो दोस्तों राजतरंगिणी। अब सवाल उठा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास वी.ए. स्मिथ ने तैयार किया था। प्राचीन भारत का जो सुनियोजित इतिहास है, प्लानिंग वे में जो तैयार किया गया, वो वी.ए. स्मिथ के द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों। तो ये आपके इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट्स थे। आगे आप देखेंगे पुराण। हम लोग को पुराण पढ़ना पड़ता है, महापुराण जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसमें किस पुराण में किस वंश की चर्चा मिलती है, इसके बारे में आप जरा देखेंगे। वायु पुराण, तो वायु पुराण से आपको गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होगी। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत चर्चित पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उससे मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नारद स्मृति, नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मनुस्मृति, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, मनुस्मृति।
तो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है, मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुस्तक माना जाता है। और जो मनुस्मृति था वो शुंग काल का मानक ग्रंथ था। जो शुंग काल हुआ उसका मानक ग्रंथ, ऑथेंटिक ग्रंथ, एपिक आपका माना जाता है मनुस्मृति को। दोस्तों आगे आप देख रहे हैं प्रमुख अभिलेख एवं संबंधित शासक। कभी कभी क्वेश्चन भी दे देता है कि अमुक अभिलेख से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप देखेंगे हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख से गौतमी बलश्री के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्र दामन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख इससे स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो फैक्ट्स आप देख रहे हैं अभिलेख और उससे संबंधित शासक का, तो इससे हमेशा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस रिपीट होता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ऑन टंग होना चाहिए कि किस अभिलेख से किस शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आगे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखा है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। जो ब्राह्मी लिपि है उसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने का काम किया था। वेदों का संकलन करता महर्षि कृष्णदेवपायन वेदव्यास थे। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था। यानी भारतवर्ष जो नाम है इसका सबसे पहला उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ख्रोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। आपको मालूम होगा दोस्तों, देवनागरी हम लोग बायां से दायां लिखते हैं, लेकिन जो ख्रोष्ठी लिपि है वो दायां से बायां लिखा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आपको पता होगा कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला जाता है, तो इसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक माना जाता है। जो पुरावशेष है उसको खोज करने वाला, अन्वेषण करने वाला जो महानतम अन्वेषक है उसे डार्विन को बोला जाता है। बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। जो बौद्ध स्तंभ लेख है उससे शुंग काल के बारे में हमको पता चलता है। पतंजलि के महाभाष्य से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य, आप लोग सती प्रथा से अवगत होंगे दोस्तों, तो उसका जो प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन के अभिलेख से। और एरन के अभिलेख को किसने लिखा था? भानुगुप्त ने। कब लिखा था? 510 ईस्वी से। तो दोस्तों ये आपका प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग विदेशी यात्रियों का विवरण करेंगे, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में जानेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए किन किन यात्रियों, किन किन विदेशियों ने क्या क्या अपनी बातें को रखा, उसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये आपका नोट्स बनाने का ये आपका तरीका है दोस्तों। आप जब किसी पॉइंट्स को पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आप वहीं पे लिखने का कोशिश करो। उससे क्या होगा कि जब आप उस पॉइंट पर जाएंगे तो उससे रिलेटेड सर्कमफेरेंस में जो घूमने वाले पॉइंट्स है, जब वहाँ पे आपको मिल जाएगा तो उस विषय वस्तु की समझ, उस विषय वस्तु की अंडरस्टैंडिंग आपका एक ज़बरदस्त बनेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको लगातार वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों आज के डेट में हम लोग
को एक सिस्टमेटिक वे में एक स्मार्ट स्ट्रेटजी की तैयारी करना है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही होता है दोस्तों, ताकि आप एक पेज में एक टॉपिक की पूरी चर्चा, उसका सार आपके पास चला आए। आप अगर उस पेज को पढ़ो तो उस टॉपिक की सारी विषय वस्तु आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए। और अगर ये आपके साथ हो रहा है, ऐसा आप करने में सक्षम हो रहे हैं, तो आप सच मानिए कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त होगी और आपसे कोई भी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लगातार देखें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। एग्जामिनेशन तक आपको इस चैनल के माध्यम से कंटेंट दिया जाएगा। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप लगातार एक सप्ताह वीडियो देखते हैं तो आप में एक इंटरेस्ट आ जाएगा, एक रुचि आ जाएगा। तो प्लीज़, अगर आप ग्रेजुएट हैं या आपके कोई रिलेटिव में ग्रेजुएट हैं तो आप उनको ये वीडियो सेंड कीजिए, आप उनको लिंक भेजिए, उनको शेयर कीजिए, ताकि वो इस चैनल के माध्यम से जुड़े और वो जेपीएससी का परीक्षा क्रैक कर सके। धन्यवाद दोस्तों।